हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केशव और मैं आज आपके सामने इंडिया भूटान रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी का जैसा कि हम लोग जानते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जीएस पेपर 2 के अंदर में इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक है। इस टॉपिक के लिहाज से ये जो हमारा मुद्दा है, ये जो डिस्कशन हम लोग करने जाएंगे इंडिया भूटान के बारे में, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले बात करते हैं भूटान के बारे में। देखिए, जैसा कि भारत का मैप है, भारत के मैप में आप उत्तर की तरफ जाइएगा तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक देश है भूटान। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भूटान। ठीक है, भूटान एक बफर स्टेट है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में फंसा हुआ है। अगर हम गौर करें यहाँ पर तो भूटान और भारत के बीच में देखिए कौन कौन सा स्टेट है। भारत के कौन कौन से स्टेट भूटान के साथ लग रहा है? ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये असम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, है ना। ये 4 राज्य हैं जो कि भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। भूटान का और भारत के बीच में कितने का बॉर्डर, भूटान का कितना बॉर्डर शेयर होता है भारत के साथ? तो 699 किलोमीटर का। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। देख, आप जैसा कि मैप में देख रहे होंगे कि भूटान जो है वो भारत और चीन के बीच में पड़ता है। यानी कि ऐसा देश जो 2 देशों के बीच में पड़ता हो, उस देश को हम लोग क्या बोलते हैं? बफर स्टेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक नदी आपको दिख रही होगी, दांगमाचू रिवर। ठीक है, ये भूटान है। भूटान का ये कैपिटल है थिम्पू। ठीक है, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिवर के बारे में अगर हम बात करें आपको भूटान के बारे में, तो इम्पॉर्टेंट रिवर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर आता है, मेन 4 इम्पॉर्टेंट रिवर है भूटान के अंदर में, वो कौन कौन सी है? ड्रैंगमेचू, मोचू, वांगचू एंड टोरसाचू रिवर। ये जो 4 इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं भूटान के अंदर में। अगर हम बात करें लार्जेस्ट रिवर ऑफ भूटान का, तो वो है मानस रिवर। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पर एक आपको फ़ोटो दिख रहा होगा। यहाँ पर ये है हमारे पीएम, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी, और ये है भूटान के राजा जिनका नाम है जिग्मे वांगचुक। ठीक है, इन हिस्टोरिकल टाइज के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान दे दीजिएगा। आज से नहीं, 1910 से, जब आज़ादी से हमारे भारत जब आज़ाद हुआ था, उससे पहले से ही 1910 से ही भारत, ब्रिटिश भारत और भूटान के बीच एक ट्रीटी हुआ था। ठीक है, दैट ट्रीटी वाज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ पुनाखा। क्या बोलते थे उसको? ट्रीटी ऑफ पुनाखा। ट्रीटी ऑफ पुनाखा के अंडर में भूटान जो है वो एक प्रोटेक्टरेट था ब्रिटिश का, अलाउिंग द ब्रिटिश टू गाइड इट्स फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस। ठीक है, मतलब ब्रिटिश जो है वो भूटान के फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस को गाइड करेगा। ठीक है, इस बात को लेकर ये एक ट्रीटी हुआ था दोनों देशों के बीच में, भारत और भूटान के बीच में। 1910 का बात है। अगर हम कहानी को आगे ले जाएं तो हम देखेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भूटान वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशन जिसने भारत को रिकॉग्नाइज़ किया था। तब से लेकर हमारा जो रिलेशंस है भारत के साथ वो और भूटान के साथ वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है, स्पेशली बिकॉज भूटान ऑल्सो हैज़ अ हिस्टोरिकली टेंस रिलेशन विद चाइना। क्योंकि हमारा भी जो चाइना के साथ रिलेशन है वो कुछ अच्छा नहीं है, और भूटान का भी जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। जैसे आप जानते होंगे कि मान लीजिए ए का दुश्मन बी और सी का भी दुश्मन है बी, तो क्या होते हैं? ए और सी आपस में दोस्त हो जाते हैं। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भारत का भी दुश्मन चाइना और भूटान का भी दुश्मन चाइना। ठीक है, तो हालांकि जियो पॉलिटिक्स में कोई भी कंट्री किसी भी का भी दुश्मन नहीं होता है, किसी का भी दोस्त नहीं होता है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए,
699 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर होता है भारत और भूटान के बीच में, ठीक है। लेकिन हम दोनों मतलब भारत और भूटान एक डीप रिलीजियो कल्चरल लिंक्स भी शेयर करते हैं। एक गुरु पद्म संभव थे जो कि बुद्धिस्ट संत थे, जिन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में, ठीक है। और उन्होंने भारत और भूटान के जो लोग हैं उनके बीच ट्रेडिशनल टाइज को और मजबूत किया, ठीक है। गुरु पद्म संभव इंडिया ने सबसे पहले 1968 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो खोला था थिम्पू के अंदर, भूटान की राजधानी थिम्पू में। और ठीक उसी प्रकार भूटान ने भी भारत के अंदर में ये ऑफिस खोला ऑफिस ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव 1971 में। ये जो ऑफिस ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव था, इसको अपग्रेड करके एम्बेसी बना दिया गया। कब? 1978 के अंदर में, ठीक है। तो अब देखिए, कुल मिलाकर हम बात करें तो 1910 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ पुनाखा हुआ, ठीक है। 1968 में क्या हुआ? भारत ने ऑफिस ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव खोला थिम्पू के अंदर में। 1971 में क्या हुआ? थिम्पू ने, भूटान ने ऑफिस ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर में खोला। फिर 1978 में क्या हुआ? ये जो ऑफिस ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव था, इसको अपग्रेड करके क्या बना दिया गया? इसको अपग्रेड करके एम्बेसी कर दिया गया, एम्बेसी बना दिया गया, ठीक है। अब जो बेसिस है ना, जो बुनियाद है हमारे और भूटान के बीच बायलैटरल रिलेशंस का, वो फॉर्म हुआ था इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जो कि 1949 में किया गया था, ठीक है। इसके आर्टिकल 2 के अंदर में ये ट्रीटी है, मतलब इस ट्रीटी के ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1949 के आर्टिकल 2 में ये बात कहा गया है कि इंडिया शुड प्ले अ रोल इन गाइडिंग भूटान फॉरेन पॉलिसी। मतलब भूटान का फॉरेन पॉलिसी को गाइड करने में भारत जो है एक भूमिका निभाएगा। ये बात लिखा हुआ है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जो भूटान के साथ हमारा हुआ था 1949 के अंदर में। उसके आर्टिकल 2 में ये बात कही गई है। द न्यू ट्रीटी सेज डेट भूटान कैन इम्पोर्ट आर्म्स एज लॉन्ग एज इंडियन इंटरेस्ट आर नॉट हार्म। देखिए, इसमें यह बात कहा गया है कि जब तक भारत का इंटरेस्ट हार्म नहीं होता है, भारत का हित अगर हार्म नहीं होता है, तो भूटान जो है वो हथियार को मंगा सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है। एंड देयर इज़ नो री एक्सपोर्ट ऑफ द वेपन्स आइदर बाय गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स। और या तो सरकार के द्वारा या इंडिविजुअल्स के द्वारा जो री एक्सपोर्ट है वेपन्स का, वो नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करें आर्टिकल 6 और 7, मतलब ये जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है भारत और भूटान के बीच, जो कि 1949 में हुआ था, इसके आर्टिकल 2 में तो क्या लिखा है भाई? तो आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि भारत जो है वो भूटान के फॉरेन पॉलिसी को गाइड करेगा, ठीक है। आर्टिकल 6 और 7 में क्या लिखा हुआ है? ये इनकम्पास करता है नेशनल ट्रीटमेंट एंड इक्वल प्रिविलेजेस फॉर सिटीजन फॉर ईच अदर सॉइल। यानी कि अगर भारत के लोग भूटान में जाते हैं, ठीक है, ये इंडिया है, ये मान लीजिए, और ये भूटान है, तो भारत के लोग अगर भूटान में गए या भूटान के लोग अगर भारत में आए, तो दोनों को इक्वल प्रिविलेजेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा, किसी को कम प्रिविलेज मिलेगा, ठीक है। ये बात कही है आर्टिकल 7 में, है ना, और आर्टिकल 6 में। किसके? तो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1949 में जो हुआ था भारत और भूटान के बीच में, ठीक है। अब देखिए, ये जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है, इसको अमेंड भी किया गया था 2007 के अंदर में। कब किया गया था? 2007 में। अब 2007 में क्या हो गया, ज़रा सा देखिए। इंडिया रीनेगोशिएटेड द 1949 ट्रीटी विद भूटान एंड साइंड अ न्यू ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 2007, ठीक है। ये जो नया ट्रीटी है, इसने रिप्लेस किया, देखिए, जो पुराने वाले ट्रीटी में क्या प्रोविज़न था? प्रोविज़न रिक्वायरिंग भूटान टू टेक इंडियाज़ गाइडेंस ऑन फॉरेन पॉलिसी विथ ब्रॉडर सॉवरेनिटी एंड नॉट रिक्वायर भूटान टू ऑब्टेन इंडियाज़ परमिशन ओवर आर्म इम्पोर्ट। यानी कि ये जो प्रोविज़न था कि भाई अगर भूटान को अपने फॉरेन पॉलिसी को गाइड करना है तो इंडिया से गाइडेंस लेना पड़ेगा, है ना, फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का गाइडेंस लेना पड़ेगा। ये जो प्रोविज़न था, इसको चेंज करके रिप्लेस किया गया विथ ब्रॉडर सॉवरेनिटी के साथ। और ज़रूरी नहीं है कि अब भूटान
इंडिया का परमिशन ले आर्म इंपोर्ट में। पहले क्या था, भूटान को अगर आर्म इंपोर्ट करना है ना, तो उसको भारत का परमिशन लेना पड़ेगा। आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा था कि जो अगर फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस रिलेटेड कोई भी मैटर होगा भूटान का, तो उसमें इंडिया विल गाइड, ठीक है। लेकिन ये जो मतलब ये क्लॉज था, इसको हटा दिया गया 2007 के संशोधन में। जो अपडेटेड ट्रीटी था, प्रोवाइड फॉर ए स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन इन कल्चरल एंड इकोनॉमिक फील्ड। मतलब इसमें कहा गया कि अब भारत और भूटान जो है वो कल्चरल और इकोनॉमिक फील्ड्स के अंदर में क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, ये बात कहा गया। अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है, फॉरेन पॉलिसी टू बी गाइडेड ऑन एडवाइस फ्रॉम इंडिया। दूसरी बात, आर्टिकल 6 में क्या कहा है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्म्स इंपोर्ट्स एज लॉन्ग एज नॉट एम्ड अगेंस्ट इंडिया और एक्सपोर्टेड टू इंडिया। कि अगर भारत का हित जब तक प्रभावित नहीं हो तो भूटान आर्म के इंपोर्ट और मतलब आर्म्स के हथियार का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करा सकता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया शुड हार्म, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें कि वाई भूटान इज़ इम्पोर्टेंट टू इंडिया, आखिर क्या ज़रूरत है हमको भूटान की, ठीक है। तो इसके संदर्भ में मैं कोट कहना चाहूँगा। एक बार भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, है ना, पूर्व प्रधानमंत्री ने ये कथन कहा था, स्टेटमेंट कहा था कि भारत और भूटान का रिलेशन ठीक उस प्रकार का है जैसा दूध और पानी का रिलेशन होता है। दूध को हम लोग पानी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते एग्जैक्टली, है ना, उसी प्रकार से भारत को भूटान से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस के बारे में तो देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, भारत का 4 राज्य भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और भूटान का कुल कितना लेंथ बॉर्डर शेयर होता है, 699 किलोमीटर का। भारत का कौन कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ठीक है। हिमालय की गोद में बसा हुआ भूटान एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है भारत और चीन के बीच में। जो सिक्योरिटी है भूटान के प्रेजेंट बॉर्डर पर, स्पेशली इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। भूटान का ये अगर भूटान है तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो जो वेस्टर्न बॉर्डर का जो सिक्योरिटी है भूटान का, इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया, ठीक है। सिक्किम के साइड से यहीं पर डोकलाम विवाद हुआ था। अगर हम बात करें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के हिसाब से तो देखिए, वाई भूटान इज़ इम्पॉर्टेंट, तो भूटान प्रोवाइड करता है एक मार्केट जहाँ पर इंडियन कमोडिटीज़ को बेचा जा सके, है ना, एक मार्केट बना बनाया मार्केट के रूप में भूटान हमारे सामान के लिए है। एंड डेस्टिनेशन फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट, भारत का इन्वेस्टमेंट का एक डेस्टिनेशन है जहाँ पर इंडिया के लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और हम बात करें तो भूटान एक रिच सोर्स है हाइड्रो पावर का, डैट इज़ वाई मैंने आपको शुरू में बताया था रिवर्स ऑफ भूटान। ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा कि भूटान एक रिच सोर्स है हाइड्रो पावर का इंडिया के लिए, ठीक है। भूटान इज़ अ रिच सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर। और मेन इंपॉर्टेंट जो 4 नदियाँ भूटान की, है ना, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताऊँगा आगे, एक भारत और भूटान के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था, है ना, रिलेटेड टू हाइड्रो पावर जनरेशन। अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से तो देखिए, एक स्टेबल भूटान, है ना, एक स्थिर भूटान भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर भूटान अनस्टेबल रहेगा, है ना, और रेस्टिव रहेगा, हमेशा रेजिस्टेंस के मूड में रहेगा, प्रतिरोध के मूड में रहेगा, तो वो भारत की जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ होते हैं या एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके लिए एक सेफ़ हेवन हो जाएगा। सेफ़ हेवन कहने का मतलब हो गया कि वो वहाँ पर जाकर शरण ले सकते हैं अगर हमारा दुश्मनी हो जाए भूटान से, तो ऐसे केस में, ठीक है। तो इसलिए स्टेबल भूटान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होगा। अगर हम बात करें, अब देखिए, अगर मैं समराइज़ करूँ तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस में हमने बात किया कि भारत का 4 राज्य भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। भूटान 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ, ठीक है। भूटान जो कि हिमालय की गोद में बसा है, बफर स्टेट के रूप में काम करता है भारत और चीन के बीच, ठीक है। भूटान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो भारत के पर्सपेक्टिव से
वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ से चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, ठीक है। डैट इज़ वाई वहाँ का जो सिक्योरिटी है, वेस्टर्न साइड का जो भूटान का सिक्योरिटी है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, तो हमने क्या देखा कि एक स्टेबल भूटान इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अगर भूटान अनस्टेबल रहेगा तो भारत के जो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए एक शरण का काम करेगा भूटान, ठीक है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का, तो भारत की कमोडिटीज़ के लिए एक मार्केट के रूप में काम करता है भूटान, ठीक है। और हमारे इंडियन मतलब भारत के लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी वो एक अच्छा सा जगह माना जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत और भूटान के बीच कहाँ कहाँ पर कोऑपरेशंस का एरिया है, मतलब कौन कौन सा एरिया है जहाँ पर हम लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं। सबसे पहले जो है वो है ट्रेड। जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड है वो कैसे गवर्न किया जाता है, तो एक एग्रीमेंट हुआ था, दैट एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड इंडिया भूटान ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट, जो कि 1972 में हुआ था, ठीक है। और इसको रिन्यू किया गया था 2016 में। ये क्या है भाई, तो ये इसी एग्रीमेंट के तहत भारत और भूटान के बीच का ट्रेड जो है उसको गवर्न किया जाता है ना, उसको कंट्रोल या मैनेज किया जाता है। ये एग्रीमेंट में कहा क्या जाता है, इसमें कहा गया है कि भारत और भूटान के बीच फ्री ट्रेड रिजीम होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या हो गया, FTA यानी कि फ्री ट्रेड रिजीम, नॉट एग्रीमेंट, सॉरी, फ्री ट्रेड रिजीम यानी कि मतलब हो गया कि ड्यूटी फ्री ट्रांजिट होगा। मतलब भारत का अगर कोई सामान भूटान जाता है या भूटान का कोई सामान भारत आता है तो उसके ऊपर कोई किसी भी तरीके का टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा, है ना, ड्यूटी फ्री ये होगा, ट्रांजिट होगा। तीसरी बात, इंडिया जो है वो भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, याद रखिएगा, भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो इंडिया है। अगर हम बात करें जनवरी टू जून 2018 के बीच, तो भारत और भूटान के बीच जो ट्रेड हुआ था, व्यापार हुआ था, वो लगभग 4,500 करोड़ का हुआ था। मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू भूटान, अगर हम बात करें क्या क्या भारत एक्सपोर्ट करता है, देता है भूटान को, तो उसमें आता है मिनरल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, है ना। और भूटान से क्या क्या मंगाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फेरोसिलिकन और पोर्टलैंड सीमेंट, ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट में हम लोग क्या क्या करते हैं, मिनरल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक असिस्टेंस के बारे में, तो देखिए यहाँ पर इंडिया जो है वो भूटान का लीडिंग डेवलपमेंट पार्टनर है। सिंस द लॉन्च ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ भूटान इन 1961, इंडिया हैज़ बीन एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू भूटान 5-year प्लान। 1961 में भूटान का पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, जैसे कि हमारा पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था ना, जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता था, जिसको 2015 में 1 जनवरी 2015 में बदलकर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया गया है ना। अब नहीं होता है पंचवर्षीय योजना, लेकिन भूटान में शुरू हुआ था पंचवर्षीय योजना 1961 में, ठीक है। तो भारत जो है भूटान के पंचवर्षीय योजना में फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। इंडिया 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था भूटान का, उसमें 4500 करोड़ रुपया अलॉट किया था, है ना। अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज के बारे में, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इंडिया इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। भारत जो है भूटान के अंदर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दिस नॉट ओनली प्रोवाइड्स भूटानीज विद इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट ऑल्सो रेवेन्यू फ्रॉम सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्टेड टू इंडिया, है ना। इससे क्या होगा, भूटान में तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा ही आएगा, और जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा भारत में, और एक्सपोर्ट करेगा तो पैसा मिलेगा। तो इससे भूटान को फ़ायदा क्या हुआ, भूटान में बिजली भी मिल रही है, भूटान को पैसा भी मिल रहा है। सो फार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन भूटान। अभी तक 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यानी कि डैम भूटान में बना चुका है भारत। करेंटली इंडिया इज़ हेल्पिंग भूटान इन द डेवलपमेंट ऑफ पावर प्लांट ऑन मांग डीचू रिवर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी भारत जो है वो पावर प्लांट डेवलप कर रहा है, किस नदी पर, मांग डीचू रिवर पर। ये जो हाइड्रो पावर कोऑपरेशन है कम्स अंडर 2006 एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन हाइड्रो पावर, यानी कि भारत और भूटान के बीच, इंडिया और भूटान के बीच में क्या हुआ था,
2006 में एक एग्रीमेंट हुआ था, किससे किससे रिलेटेड एग्रीमेंट था, तो एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन हाइड्रो पावर, ये 2006 में हुआ था। इसमें इसके मतलब इस एग्रीमेंट के एक प्रोटोकॉल में कहा गया है कि इंडिया विल हेल्प भूटान इन द डेवलपमेंट ऑफ मिनिमम ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर एंड इम्पोर्ट ऑफ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सेम बाय ईयर 2020। यानी कि इंडिया हेल्प करेगा भूटान का 10,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर बनाने में, ठीक है, और जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है, उसको इंडिया जो है वो इंपोर्ट कर लेगा, यानी कि वापस अपने यहाँ ले लेगा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को। किस साल से? 2020 से। ये एग्रीमेंट कब हुआ था? 2006 में ये एग्रीमेंट हुआ था कि इंडिया जो है वह मिनिमम 10,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कराएगा भूटान में, और जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होगा वो इम्पोर्ट कर लेगा अपने यहाँ, ठीक है। ऑल्सो देयर इज़ अ ज्वाइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स JGE ऑन फ्लड मैनेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इंडिया और भूटान के बीच में ज्वाइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है ना, यानी कि कुछ एक्सपर्ट्स का पैनल है जो कि फ्लड मैनेजमेंट को लेकर बात करता है भूटान और भारत के बीच। अगर फ्लड आए तो कैसे हम लोग को मैनेज करना है, इससे रिलेटेड इश्यूज़ पर ये डिस्कशन करते हैं। ज्वाइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स JGE। बॉर्डर मैनेजमेंट का मैं बात करूँ अगर फ्रेंड्स, तो देखिए देयर इज़ अ सेक्रेटरी लेवल मैकेनिज्म ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स बिटवीन द टू कंट्रीज़। यानी कि सेक्रेटरी लेवल का मैकेनिज्म है, ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर किसके बीच? भारत और भूटान के बीच। देयर इज़ ऑल्सो अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग, मतलब BDCM कहते हैं इसको, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग मैकेनिज्म बिटवीन द बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड मैटर्स। यानी कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, है ना, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिंग मीटिंग मैकेनिज्म, ये कहाँ पर है? हमारे भारत के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है इनके बीच और रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर डिस्कशन करने के लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन मीटिंग मैकेनिज्म जो है ये भी अवेलेबल है बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर। अगर हम बात करें एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन से रिलेटेड, तो देखिए बहुत सारे कॉलेज गोइंग भूटानीज स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं भारत में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत सारा स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं भूटानीज स्टूडेंट्स के लिए। रेगुलर कल्चरल एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस बिटवीन द टू कंट्रीज़। वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया भूटान फाउंडेशन एस्टेब्लिश्ड इन 2003 टू इन्हांस पीपल टू पीपल एक्सचेंज इन कल्चरल फील्ड। देखिए इंडिया भूटान फाउंडेशन ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था कब? 2003 के अंदर में, ठीक है, मतलब किसके प्रेजेंस में? तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे और भूटान के जो राजा थे वांगचुक, उन दोनों ने मिलकर इंडिया भूटान फाउंडेशन का संकल्प रखा था 2003 में, जिसके तहत, ठीक है, इससे क्या होगा ना, भारत और भूटान के बीच कल्चरल टाइज़ है ना, कल्चरल जो एक तरह से लिंक है वो और मजबूत होगा। इस बात की परिकल्पना की गई थी इंडिया भूटान फाउंडेशन में, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। अगर हम बात करें कितने डायस्पोरा, मतलब कितने भारत के लोग वहाँ रहते हैं, तो लगभग 60,000 भारत के लोग भूटान के अंदर रहते हैं, जो कि एम्प्लॉयड है जनरली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन और रोड इंडस्ट्री सेक्टर में। इसके अलावा 8,000 से 10,000 डेली वर्कर्स इंटर और एग्जिट करते हैं भूटान एवरी डे इन बॉर्डर टाउन्स, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है? तो देयर हैव बीन इंस्टांसेस वेन इंडिया हैज़ मेडल्ड इन भूटान इंटरनल अफेयर्स। बहुत सारा ऐसा इंस्टांसेस हुआ है जहाँ पर ऐसा लगता है कि भूटान के इंटरनल आंतरिक मामले में भारत जो है दखलंदाजी कर रहा है। दिस हैज़ लेड टू नेगेटिव परसेप्शन ऑफ इंडिया इन द माइंड्स ऑफ भूटानीज। और इससे क्या होगा, भूटानी लोगों के मतलब भूटानीज के अंदर में भारत के प्रति एक मतलब बैड इमेज जाएगा, है ना, कि भाई मेरे आंतरिक मामला में ये दखलंदाजी कर रहा है। तो इससे बुरा संदेश जाएगा भारत का भूटानीज लोगों के अंदर। There is a growing feeling in Bhutan that India's development of Bhutan's hydropower production is driven by self-interest as it is getting Bhutan surplus power at relatively cheap rates। यानी कि देखिए ये भी एक परसेप्शन है, भूटानी लोगों को ये भी लगता है कि भारत जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कर रहा है, कहाँ पर? भूटान के अंदर में,
इससे भारत का खुद सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। भारत खुद अपने मतलब प्रॉफिट के लिए ये काम कर रहा है, ठीक है। ये भी बात है। Bhutan's concern regarding profitability of its hydroelectric projects in the wake of India's shift to renewable source of energy like wind, water, solar, etc. यानी कि जानबूझकर ऐसा भारत करता है, भूटान को ऐसा लगता है कि भारत जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि जो भारत का एम है कि वो शिफ्ट हो रिन्यूएबल सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, तो उसके लिए भारत जो है वो भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग कर रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि चाइना का जो कंटिन्यूस क्लेम है इंपॉर्टेंट बॉर्डर एरिया सच एज चुम्बी वैली एंड डोकलाम एंड इट्स कंटिन्यूस एफर्ट्स फॉर री-एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस विद भूटान हैव बीन कंटिन्यूस सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, ठीक है। भारत मतलब चाइना का जो लगातार जो टेंशन देता है चाइना किसको, चुम्बी जो भूटान को, उसके बॉर्डरिंग एरियाज़ में आके चुम्बी वैली हो गया, डोकलाम हो गया, ठीक है। इससे और जो चाइना जो है वो कोशिश करता है कि एक अच्छा सा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो भूटान के साथ इस्टेब्लिश कर ले वो, तो इससे क्या है ना, भारत के लिए एक चिंता का बहुत बड़ा कारण है ये चीज़ भी, ठीक है ना। अब हम लोग आगे कर क्या सकते हैं, वे फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, India needs to step up efforts to publicize the benefits that accrue to Bhutan from Indian projects. हम लोग को बताना होगा कि भाई भारत का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है भूटान में, है ना, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होगा, इस चीज़ को पब्लिसाइज़ करना होगा। सबसे पहली बात, पब्लिसाइज़ द बेनिफिट्स, पब्लिसाइज़ द बेनिफिट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ताकि उन वहाँ के लोगों को समझ में आए कि भाई हमारे यहाँ मिनिमम 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रखने के बाद जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी केवल वही भेजने का बात कर रहा है भारत, ना कि पूरा बिजली लेने का बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया कंटिन्यूसली नीड्स टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन विद भूटान। भूटान के साथ जो नया एरिया ऑफ कोऑपरेशन है उसको एक तरह से और डेवलप करने का कोशिश कर रहा है। Decision of setting up of ISRO's ground station in Bhutan is a welcome step. The station will help Bhutan in providing weather-related message to its far-flung areas, है ना। इसरो जो है मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्राउंड स्टेशन है वो भूटान में सेटअप करने का जो भारत का डिसीज़न है वो एक समझिए फ्रेंड्स की ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीज़न है, ठीक है। एक बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है, जिससे क्या होगा, भारत और इसरो के बीच का जो भारत और भूटान के बीच का जो संबंध है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। इसरो का जो ग्राउंड स्टेशन भूटान के अंदर में सेटअप होगा वो वहाँ के मतलब भूटान का जो दूर दराज एरिया है वहाँ पर भी जो वेदर फॉरकास्टिंग है ना, वो अच्छे से कर पाएगा। इंडिया शुड ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू रिमेन आउट ऑफ भूटान्स इंटरनल मैटर्स दाउ इट कैन एक्ट एज अ मेंटर सेफगार्ड ऑफ वाटर फ्रॉम, है ना। मतलब भारत को भी ये रखना चाहिए कि भारत भूटान के आंतरिक मामले से थोड़ा सा दूरी रखे, ठीक है, एक मेंटर के रूप में वो काम करे भारत। सेफ्टी ऑफ बॉर्डर फ्रॉम चाइना इज़ अ कंसर्न फॉर बोथ नेशंस, देयरफॉर बोथ साइड्स नीड टू वर्क टुगेदर ऑन दिस इशू। जो मतलब बॉर्डर का जो सेफ्टी है ना, भारत का भी जो बॉर्डर का सेफ्टी है भूटान के अंदर का भूटान के बॉर्डर का जो सेफ्टी है चाइना से और भारत से, है ना, चाइना से, वो चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट है और भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम लोग जानते हैं चाइना जो है वो क्या करता है ना कि थोड़ा करके वो इंटर कर जाता है दूसरे देश के बॉर्डर के अंदर में, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, है ना। चाइना का क्या पॉलिसी है, मान लीजिए एक देश है तो एकदम थोड़ा सा 1 इंच हल्का सा है ना, वो क्या करता है कि भाई बॉर्डर के अंदर घुस जाता है, फिर ऐसे कर के धीरे धीरे वो दूसरे देश का जो टेरिटरी है उसके अंदर में इंटर करना स्टार्ट कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, इस एक पर्टिकुलर पॉलिसी का ये नाम है जो कि चाइना के द्वारा फॉलो किया जाता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताने का कोशिश करिएगा, वरना मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ऑल्सो इट नीड्स टू बी इंश्योर दैट बॉर्डर एरियाज रिमेन मिलिटेंट फ्रीज, है ना। हम लोग के लिए भी मतलब भूटान का जो बॉर्डर एरिया है और हमारा जो बॉर्डर एरिया है ना, वो मिलिटेंट फ्री रहे, तो इससे दोनों हम लोग मतलब भारत को भी सही है, भारत के लिए भी अच्छी बात है और भूटान के लिए भी अच्छी बात है। अगर हमारे यहाँ का कोई मान लीजिए कि मिलिटेंट ग्रुप है या एंटी इंडिया
एक्टिविस्ट है जो कि भूटान के अंदर शरण ले रहा है, तो भूटान को क्या करना होगा, उसको भी इन्फॉर्म करना होगा। तो एक ऐसा संबंध हम लोगों के बीच होना चाहिए ताकि मिलिटेंट फ्री हम लोग रह सके। बीइंग नेबर्स इट इज़ नेसेसरी दैट बोथ नेशंस कंटिन्यूसली रिकॉग्नाइज वैल्यू ऑफ ईच अदर। चूँकि हम लोग आपस में पड़ोसी देश है तो हम लोग को एक दूसरे का वैल्यू को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। फॉर दिस, इसलिए रेगुलर हाई लेवल विजिट जो है वो दोनों साइड से बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारे तरफ से भी हाई लेवल के कोई ऑफिसर जो है वो वहाँ जाए और वहाँ के भी हाई लेवल ऑफिसर जो है यहाँ पर आए, भारत में आए। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से और हाँ, और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये सब के अंदर भी भूटान आता है। ठीक है, भूटान जो है वो, भूटान और भारत सार्क के भी मेंबर स्टेट्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, है ना। दोनों जो देश है वो मेंबर्स है किसका, BBIN का, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, ये जो गठबंधन है इसका, बिम्स्टेक का, है ना। ये दोनों देश जो है वो मेंबर है। अगर हम बात करें तो इस पर यूपीएससी में तो बहुत सारा सवाल आ चुका है भारत और भूटान के रिलेशंस के ऊपर, मेंस में मेनली, है ना। और बहुत सारे एसएससी लेवल के एग्ज़ाम में भी, एसएससी के भी एग्ज़ाम में भी ये सवाल आते रहता है। जैसे देखिए, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक बेडरॉक ऑफ इंडिया भूटान रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, है ना। ये इकोनॉमिक बेडरॉक है भारत और भूटान के रिलेशनशिप का, जो 2006 के अंदर में एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन हाइड्रो पावर, उससे रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि भारत जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा भूटान के अंदर में, और मिनिमम कम से कम 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जो कि भूटान के अंदर डोमेस्टिक यूज़ में जाएगा, और जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो भारत अपने यहाँ इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, ये बात कहा गया था एग्रीमेंट ऑफ, और ये कब से मतलब इंपोर्ट करेगा, 2020 से। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं अब क्या करता हूँ, अब इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे ये सेशन तो आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आगे मैं किस देश के साथ भारत का जो रिलेशन है उसको मैं बताऊं। और अगर अच्छा लगा आपको तो आप प्लीज़, जो भी आपको लगेगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मेरा जो ये प्रयास है आपको कैसा लगा, इस बारे में भी आप लिखिएगा और बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।